हिंदुस्तान की मीडिया में जिस तरीके से सवाल चलता है कि एक मुस्लिम वर्ल्ड है और एक वेस्टर्न और बाकी दुनिया है जिसके बीच में लड़ाई चल रही है, तो इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां से आज मेरे पीछे ये तमाम लोग जो आप देख सकते हैं, ये तमाम संगठन आज यहां एकत्रित हुए हैं। पिछले 1 साल से फ़िलिस्तीन में जिस तरीके से जो नरसंहार हो रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ बच्चों की भूख से मरते लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस पर लगातार ये लोग पूरे दुनिया की निगाह उसकी ओर करना चाहते हैं। और बस इतनी इनकी मांग है कि उसके लिए लोग आवाज़ उठाएं। और जिस तरीके से हम जब वैश्विक एकता की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं, तो ऐसे मामलों में भी लोगों को एक साथ एकजुट होकर खड़े होना चाहिए। और इस तरीके की जब परिस्थितियाँ उत्पन्न हो तो उस पर भी खुलकर हर देश को अपनी राय रखनी चाहिए। इस वक्त मेरे साथ नेहा मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। और जिस तरीके से परिस्थितियाँ बन रही हैं इजराइल और ईरान के बीच में, और कहीं ना कहीं पहली बार इजराइल को भी शायद ये समझ आ रहा है कि वो भी टारगेट हो सकते हैं, उन्हें भी खतरा हो सकता है। और इसी की वजह से ईरान पर जो लगातार हमले हो रहे हैं और जिसमें उनके काफ़ी बुद्धिजीवियों की, लगभग जैसा उनका कहना है कि 200 से ज़्यादा लोग उनके घायल हुए हैं, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो नेहा, सबसे पहले फ़िलिस्तीन की बात करते हैं। आप लोग लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। हमने ये खबरें भी सुनी कि जब आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आप फ़िलिस्तीन के समर्थन में खड़े होते हैं, आपके साथियों को जेल में बंद कर दिया जाता है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? मुझे नहीं लगता है कि आज के समय पे फ़िलिस्तीन का जो सवाल है वो केवल एक पॉलिटिकल क्वेश्चन बन के रह गया है। इस पूरी दुनिया भर में वो तमाम लोग जो समझते हैं कि अन्याय के खिलाफ, जस्टिस के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए परचम बुलंद होना चाहिए, हर वो इंसान की लड़ाई आज फ़िलिस्तीन की लड़ाई है। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम देखते हैं कि फ़िलिस्तीन में पहले शुरुआत की जाती है कि वहाँ पे हम जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। ये बोला जाता है कि वो हमारे ऊपर अटैक किए हैं इसलिए हम अटैक कर रहे हैं, बदला हम लोग ले रहे हैं। लेकिन हम देखते गए कि जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका ये जो झूठ था अपने आप ही इसका पर्दाफाश हो गया। जो स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन स्कूलों को मलबे का ढेर बना दिया जा रहा है, हॉस्पिटल्स को मलबे का ढेर बना दिया जा रहा है, लाइब्रेरी, म्यूजियम्स, कल्चरल सेंटर्स को मलबे का ढेर बना दिया जा रहा है। वो एम्बुलेंसेस जो रेफ्यूजी कैंप से हॉस्पिटल्स की तरफ जा रही होती हैं, रेफ्यूजीज़ कैरी करते हुए, उन लोगों को कैरी करते हुए जिनको चोट लगी है, उनको टारगेट किया जाता है। तो इजराइल साफ रूप से अमेरिका की मदद से जिस तरीके का देश बन के सामने आ रहा है, उसकी मंशा में कहीं पे भी फ़िलिस्तीनियों से बदला लेने का मंशा नहीं है। उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा करने का मंशा है, उनके पूरे कल्चर को, उनकी पूरी कम्युनिटी को निस्तनाबूद कर देने का मंशा है। और इसके खिलाफ कि हम लोग, मतलब मान लीजिए आप, हम जनरेशन एक हो गया, फ़िलिस्तीन में एक पूरा जनरेशन वाइप हो गया है। स्कूलों में ऐसा पूरा क्लासेस चल रहा है जिसका कोई बच्चा नहीं बचा है। हम देख रहे हैं कि वो बच्चे जो एक फ़िलिस्तीन में जन्म लेते हैं, कुछ सालों बाद ही उस फ़िलिस्तीन का नक्शा ही बदल दिया जाता है। और जिस फ़िलिस्तीन में उन्होंने जन्म लिया होता है, वो फ़िलिस्तीन वैसा दिखता ही नहीं है जो उनके बचपन का फ़िलिस्तीन था। तो आज ये ज़रूरत है कि ना सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदुस्तानी होने के नाते हम समझते हैं कि साम्राज्यवाद के तलवे के नीचे जो शोषण होता है वह कैसा दिखता है, हम हिंदुस्तानी होने के नाते ये समझते हैं कि जनता ने शहादत दे करके कैसे हमारे देश को अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद करवाया था। हम समझते हैं ये तमाम चीज़ें, ना सिर्फ इसलिए पर सिर्फ इसलिए भी क्योंकि ये टेस्ट है, ये ह्यूमैनिटी का टेस्ट है। वो तमाम इंसान जो समझते हैं कि दुनिया में अमन हो, चैन हो, शांति हो, जस्टिस हो, न्याय हो, आज उसे फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा होना होगा। आज हम एक ऐसे समय में भी हैं जब एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी दूसरे देश का वॉर रुकवा देते हैं और सारा क्रेडिट भी खा जाते हैं कि ये हमने किया। ये क्रेडिट का वॉर चल रहा है। एक ये वॉर भी है कि अब यहाँ लोग आपस में सोशल मीडिया के ज़रिए और न्यूज़ के ज़रिए हमें खबर आती है कि हमारे देश का वॉर कोई और रुकवा रहा है। इस बात की कोई पुष्टि भी नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने युद्ध रुकवाए हैं कई बार हमारे। तो ऐसे में अगर हम नेतन्याहू की बात करें, एक ऐसा लीडर जिसकी मानसिकता आप साफ तौर पे देख सकती हैं, कितना ख़तरनाक हो जाता है वो। और उसको जब ये ग्लोबल लीडर्स नहीं रोक पाते हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? दुख की बात तो ये है कि रोकने की मंशा भी नहीं है। हम देखते हैं जितनी बार यूनाइटेड नेशंस में सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन डाला जाता है, बार बार यूएस उसको वीटो कर देता है। हम देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज जिनकी वजह से जो हॉलोकॉस्ट होता है,
नाज़ी जर्मनी में हॉलोकॉस्ट होता है, उस हॉलोकॉस्ट की जिम्मेदारी यूरोपियन नेशंस के ऊपर है। यूरोपियन नेशंस को मालूम था कि जर्मनी में जूस के साथ में, यहूदियों के साथ में क्या हो रहा है, और उस जेनोसाइड को होने दिया यूरोपियन नेशंस में। और आज उसी जेनोसाइड की एक बहुत ही दर्दनाक और वायलेंट वाक्य, हिस्ट्री का वाक्य की दुहाई दे करके एक दूसरा जेनोसाइड किया जा रहा है। और वही यूरोपियन नेशंस जिन्होंने पहला जेनोसाइड, एंटीसेमिटिक हॉलोकॉस्ट होने दिया, आज हम देख रहे हैं वो फिलिस्तीनियों का जेनोसाइड होने दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो मोदी जो कहते हैं कि हमने युद्ध रुकवा दिया है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बनती है तो इतना बेइज्जत किया जाता है ट्रंप द्वारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान को। वो ये कहते हैं व्हाइट हाउस में, जब वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वॉशिंगटन में, वो ये कहते हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने हिंदुस्तान को बोला कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन अगर तुमने ये जंग जारी रखी तो हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे। वो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने धमकी दी हिंदुस्तान को कि आप ये युद्ध रोकिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो मोदी जो युद्ध के परचम लहरा रहे थे, कह रहे थे युद्ध होना ज़रूरी है, वो सडनली पूरे मीडिया में चल जाता है कि अरे नहीं, ये तो टैक्टिकल रिट्रीट है, मोदी जी देखिए संभल गए, उन्होंने समझ दिया। आज के समय पे हिंदुस्तान, जो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिचुएशन हुई, उसकी वजह से इंडिया ने जितना खुद को अकेला पाया इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेज पे, कोई भी देश हिंदुस्तान के साथ में हिंदुस्तान का पक्ष लेने के लिए तैयार नहीं था। हिंदुस्तान जगह जगह पे जा के कह रहा था कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, उसने फंड किया है उस अटैक को जो पहलगाम में हुआ और उससे पहले के तमाम टेरर अटैक्स को, लेकिन पूरे ग्लोबल स्टेज पे कोई ऐसा देश नहीं होता जो टेकर है उसके इस नैरेटिव के लिए, जिसके फलस्वरूप उनको एक डेलीगेशन भेजना पड़ता है अलग अलग देशों में कि आप जाइए। उसके बावजूद वो फेल होते हैं। हम देखते हैं कि आज जब फिर से ग्लोबल स्टेज पे इंसानियत के साथ, फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर के गुडविल वापस पाने का मौका है, जब हम देख रहे हैं कि बार बार यूनाइटेड नेशंस में तमाम ऐसे देश जो समझते हैं साम्राज्यवाद के अंदर का शोषण क्या होता है, वो बार बार गाज़ा के साथ खड़े होते हैं, वो बार बार फिलिस्तीन के साथ खड़े होते हैं, वो बार बार कहते हैं कि जो ब्लॉकेड है उसको ख़त्म किया जाए, वो बार बार सीज़ फायर के लिए कहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि इजराइल के साथ में जो रिलेशंस है बाकी कंट्रीज़ के आर्म्स सप्लाई करने के, उसको तोड़ा जाए, बार बार वो कहते हैं। लेकिन इंडिया एब्सटेन कर रहा है, अभी तक एब्सटेन कर रहा है। यूएस के साथ खड़ा हुआ है, उसी यूएस के साथ जिसने उसे जलील किया, बोला कि हमने आपको ब्लैकमेल करके युद्ध रुकवाया है। तो ऐसे समय पे हमारे देश के प्रधानमंत्री इस जेनोसाइड के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे हैं। बीच में उन्होंने एड भेजा था स्टार्टिंग में पिछले साल में, उसके बाद से वो एक शब्द नहीं बोले हैं इसके खिलाफ में। वो ऐसा देश, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो फिलिस्तीन के एग्जिस्ट करने के राइट को रिकॉग्नाइज करता था, हमारे फॉरेन पॉलिसी में निहित था वो। और मोदी सरकार के आते ही ये तमाम चीज़ें बदल गई। हम खुद को ऐसे लोगों के साथ में खड़े होते हुए पा रहे हैं हिंदुस्तान को, जो लोग इस वक्त एक जेनोसाइड कर रहे हैं। तो हिस्ट्री सब याद रखती है। उस समय पे भी जब जर्मनी में हॉलोकॉस्ट हो रहा था, तब भी हिस्ट्री देख रही थी, तब भी लोगों ने, यूरोपियन नेशंस ने, अमेरिका जैसे अलग अलग देशों ने रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन तब भी हिस्ट्री देख रही थी। और आज जब हम नाज़ी जर्मनी को याद करते हैं तो वो इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक और ऐसा चैप्टर के रूप में याद किया जाता है जिसको कभी रिपीट नहीं करना चाहिए। फिलिस्तीन के साथ आज जो हो रहा है, फिलिस्तीनी जनता के साथ जो आज हो रहा है, इतिहास में उसी तरीके से उसको भी दर्ज किया जाएगा। और वो तमाम देश, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान का वो देश जो इस वक्त इजराइल के साथ में खड़ा है, उसको भी उसी दुहाई से, उसी बद्दुआ से याद किया जाएगा जिस तरीके से हॉलोकॉस्ट को याद किया जाएगा। एक बहुत लेमैन की भाषा में अगर मैं बात करूं उनसे, अगर उनके लिए मेरा ये सवाल है कि जो लोग अपनी रेगुलर लाइफ में बिजी हैं, जिनको अपनी पॉलिटिक्स से छुटकारा नहीं है, जो अपने सीएम, अपने पीएम में ही खुश रहते हैं, उन लोगों के लिए कितना ज़रूरी है कि जब ग्लोबली ऐसा कुछ हो रहा है, एक पूरा फ्यूचर लगभग बर्बाद होने की कगार पर है, ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है, उसके लिए जब आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आप कितने जिम्मेदार होंगे जो आने वाला फ्यूचर होगा उनके लिए और अपने लिए भी, क्योंकि उसका असर देर सवेर आप पर भी पड़ेगा। क्योंकि जो कुछ भी ईरान में हो रहा है उसके लिए आपको भी कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, आप चुका रहे हैं ऑलरेडी। तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? मतलब एक बहुत ही साफ सीधा सा पहला रिस्पॉन्स मैं ये इस पे दूंगी कि इजराइल जो आर्म्स और
मेजर्स को टेक्नोलॉजी इजाद करता है वो हिंदुस्तान को भी बेचता है। और हिंदुस्तान की जनता में छत्तीसगढ़ पे, कश्मीर में वही हथियार इस्तेमाल होते हैं और हिंदुस्तान की जनता के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। आज कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में, तमाम देश के अलग अलग कोनों में इजराइल द्वारा सप्लाई किए हथियारों से हिंदुस्तान के आम नागरिक मारे जा रहे हैं। तो पहली बात तो इसलिए आपको चिंता होनी चाहिए कि वो राष्ट्र जो एक पूरे दूसरे राष्ट्र को निस्तेनाबूद करने से पीछे नहीं हटता है, उसको कोई मॉरल डिलेमा उसके अंदर नहीं आता है। कल आप भी उसी पंक्ति में खड़े होंगे, कल आप भी खुद को उसी पंक्ति में पाएंगे। और दूसरा एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और जिसको अगर लोग कहना चाहें, समझना चाहें, तो एक मॉरल क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं कि आज हम कहते हैं जब मान लीजिए हॉलोकॉस्ट होता है और एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं एथनिक क्लेंजिंग करने के लिए, तो पूरी दुनिया एक प्रण लेती है कि फिर कभी नहीं, इस तरीके से दुनिया के किसी कोने में कभी हो ना पाए। हम प्रण लेते हैं कि फिर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ क्या कर सकता है, इसकी परिभाषा बद से बदतर होती जाए, अगर वो अभद्र होती जाए, तो इंसानियत, हम लोग जिस तरीके से एक समाज में एग्जिस्ट करते हैं, उसके कलेक्टिव वैल्यूज़ इसमें डिग्रेड होते हैं। और आज के समय में गाज़ा का, फ़िलिस्तीन का जेनोसाइड किसी से छुपा नहीं है, सब लाइव स्ट्रीम हो रहा है। वो तमाम लोग जो अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो अपनी आँखों से देख सकते हैं कि इस वक्त जनता, फ़िलिस्तीन की जनता के साथ क्या हो रहा है। और अपनी आँखों से ये तमाम चीज़ें देखने के बाद वो विटनेस हैं उनके स्टारवेशन के, वो विटनेस हैं इस जेनोसाइड के। और आने वाली जनरेशन जब ये पढ़ेगी, जब ये देखेगी अपने सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, किताबों में, तो वो पूछेगी आज की जनता से कि आप देख रहे थे कि इस तरीके से लोगों को मारा जा रहा था, आपने क्या किया? और यही वो सीखेगी। तो कम से कम अपनी जो आवाज़ है ऐसे समय में, जितना आप कर सकते हैं अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने कमेंट के ज़रिए आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे हथियार हैं आज के ज़माने में, और फिर भी अगर आप चुप बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इस पूरी घटनाक्रम के लिए आप खुद को जिम्मेदार समझिए और आने वाले भविष्य के लिए ये समझ के रखिए कि ये जो गाज है ये आप पर भी गिर सकती है, आपका भी नंबर आ सकता है। क्योंकि आप जिस वक्त जब रह रहे हैं, आपके समाज में भी कहीं ना कहीं इस तरीके की मानसिकता धीरे धीरे पनपती जा रही है या पनपाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद।